हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मूलचंद और हम पढ़ रहे हैं अपने बहुत ही बेहतरीन एक नई सीरीज़ आपके बीच में मैं लेकर आया हूं, जिसमें आप सभी को दोस्तों पता है कि अभी एग्ज़ाम चल रहे वो डीडीए के एग्ज़ाम 2023 के लिए एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अपना जीके और जीएस का पार्ट। जो जितने भी क्वेश्चन आपके बीच में मैं लेकर आया हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर और आगामी देखने के लिए आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जितने भी आपके बीच में मैं लेकर आऊँ ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आज हमारे ये मैराथन सेशन है। मैराथन सेशन का आपका क्लास नंबर 1 ज़बरदस्त, जिसमें मैं आपको आज लगभग 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। बार बार एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले जितने भी बच्चों का डीडीए का एग्ज़ाम है, तो पहले तो सबसे पहले उन सभी बच्चों को तहे दिल से आगामी ऑल द बेस्ट, और अपना जितना भी अच्छे से आप करिए और ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बेस्ट वहाँ पे देने की कोशिश करिए। तो चलिए दोस्तों, अपने टाइम को बचाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपके साथ में मैं आज इसमें सीरीज़ में मैंने सारे क्वेश्चन हर तरह के सब्जेक्ट डाल रखे हैं। अगर मैं बात करूँगा पॉलिटी भी है, साथ के साथ में इसमें इकोनॉमिक्स भी है, और इसमें हमारा जो है इतिहास भी है, और हमारे फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, और स्टैटिक जीके का भी मैं इसमें पार्ट लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, लोहे पर जंग लगने से क्या होता है। तो दोस्तों हम सभी को पता है लोहे पर अगर जंग लगता है तो उसके भार में क्या होने लगता है, तो आप कहेंगे उसमें वृद्धि होने लगती है। तो क्वेश्चन नंबर पहले का आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो होती है जिंक। आज हम बहुत तेजी से के साथ में फटाफट रिवीजन, क्योंकि मैराथन का मतलब ही होता है कि जल्दी नंबर ऑफ क्वेश्चन हम ज़्यादा अटेम्प्ट करें और ताकि हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़े। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन आपका इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है। तो दोस्तों सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप सभी को पता है क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। दोस्तों आज जितने भी क्वेश्चन हैं वे एक एक क्वेश्चन बहुत ही अगले मैंने एनालिसिस करके और देखा गया है कि आगामी एग्जाम में आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं आपको लेकर आया हूं। तो ये क्वेश्चन, इस सीरीज को आप देखना ना भूलें कि लगभग 3 दिन पेपर चलेंगे और मैं 3 दिन में ज़बरदस्त तरीके से आपके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा अम्ल सेम शेप में उपस्थित होता है। तो दोस्तों वो होता है हमारा कौन सा, मैलिक अम्ल। यह ध्यान रखिएगा। नींबू में कौन सा होता है, तो सिट्रिक अम्ल होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। तो दोस्तों वो होता है कौन सा, हमारा लाहौर होता है। कब होता है, तो ये होता है दोस्तों कहाँ पर, 1929 में। कहाँ पर, 1929 में। तो हम सभी को पता है दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन थे, इसके थे पंडित जवाहरलाल, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरण का कारण था। तो दोस्तों इसका मतलब था कि इस दिन क्या होता है, इस दिन आपका ये आता है, इस दिन जापानी सेनाओं के जो एडमिरल होते हैं माउंटबेटन के सामने आत्मसमर्पण किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जितने मैं बता रहा हूँ आज हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत सोच समझ के आपके बीच में क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्न में से किसने भाग लिया था। तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन था, तो वो थी हमारी कौन थी, सरोजनी नायडू। तो ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बीच में है, सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई। तो दोस्तों हम सभी को पता है वो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेटिक। कब की बात होती है, 19 कब की बात होती है, तो दोस्तों याद रखना 1829 की। कब बात होती है, 1829 में ये बात होती है। सती प्रथा किसके द्वारा प्रतिबंधित की गई थी, लॉर्ड विलियम बेटिक, 1829। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके बीच में है, भारत में टेलीग्राफ सेवा का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। तो दोस्तों टेलीग्राफ सेवा सबसे पहले आप समझ लीजिएगा, टेलीग्राफ सेवा को के प्रारंभ करने वाला कौन था, लॉर्ड डलहौजी। कौन था, डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक इसका कार्यकाल रहा, तो आप दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका कार्यकाल रहा था हमारा 1848 से लेकर 1853
1856 के बीच में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसी के बीच में क्या आता है, 1854 आ जाता है, जो कि आपको पूरी तरह से सही आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान में सामयिक यानी कि कंपोसाइट भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बेहतरीन तरह क्वेश्चन है आपका है, कन्फ्यूजन और बहुत ही इंपॉर्टेंट करके आप इसको स्टार करके नोट करके लिख लीजिएगा कि संविधान के सामयिक भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार से है। तो दोस्तों ये हमारा होता है किस प्रकार का, एक राज्य संघ। कैसा होता है, एक राज्य संघ। ये ध्यान रखिएगा, ये बच्चा सिर्फ वही इस क्वेश्चन को सही कर पाएगा जो बच्चे की बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, बहुत अच्छी तैयारी होती है। तो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है। तो हम सभी को पता है कैसी होती है अतुल्य, क्या होती है, अतुलनीय विशेषता होती है दोस्तों, वो होती है कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। ठीक है जी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस मामले में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त हर एक क्वेश्चन, कोई भी हल्का क्वेश्चन नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं आसान क्वेश्चन नहीं, बहुत ही तरीके से और समझने वालों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। निम्न में से किस मामले में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। तो दोस्तों वो कहने वाला कौन सा था, तो हम सभी को पता है वो था कौन, MS बम्बई मामला। ठीक है जी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कहने वाला धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, किसने कहा था, SR बम्बई मामला। तो चलिए क्वेश्चन 12 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी योजना को केंद्र सरकार ने बच्चों में सफाई जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की। तो दोस्तों इसका आता है हमारा बच्चों में सफाई बढ़ाने के लिए। तो हम सभी को पता है ये किससे जुड़ता है, ये जुड़ता है बाल स्वच्छ मिशन। किससे आता है, बाल स्वच्छ मिशन। ये एक योजना होती है जिसमें बच्चों में क्या आती है, सफाई जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ेंगे। इसरो की स्थापना कब की गई। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगामी पूछे जाने की संभावना है, तो इस तरह से स्टार बनाइएगा। सबसे पहले तो हम सभी को पता होना इसरो की स्थापना कब होती है। तो दोस्तों ये होती है, बिल्कुल हर चीज़ आपको पता होना चाहिए कब कब ये कैसे कैसे हमारी होती है। तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969। ठीक है जी, ये लीजिए, इसका तो सही आंसर हमारा ये हो गया, बी ऑप्शन इज करेक्ट। लेकिन आप कहेंगे कि इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष भी याद रखिएगा, अध्यक्ष है हमारा सोमनाथ। कौन है, सोमनाथ। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी एडिशनल डेटा है मैं सारा डेटा आपको दे के जा रहा हूँ ताकि आपसे कोई भी चीज़ ना छूटे, और क्विक मैराथन की तरीके से आप जल्दी जल्दी करिए इसको। ठीक है, रिवाइज करिए। टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये पड़ता है हमारा, कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है उत्तराखंड में। आगे बढ़ेंगे। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ, बहुत अति महत्वपूर्ण, बार बार क्वेश्चन आपको देखा जाता है क्वेश्चन, ये कागज का आविष्कार कहाँ पर हुआ था। दोस्तों ये हुआ था हमारा चीन में। चलिए, ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना, ग्रीन पार्क स्टेडियम है ये कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है आपका कानपुर में। कहाँ पर पड़ता है, कानपुर में पड़ता है। और आप सभी को पता है विश्व का सबसे बड़ा जो आपका क्या क्रिकेट स्टेडियम है वो गुजरात में है। वो कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में, तो क्या नाम है उसका, मोटेरा। और अगर हम बात करेंगे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम वो कहाँ पर बन रहा है, तो दोस्तों वो हमारा जयपुर में बन रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश का राष्ट्रीय पशु कहाँ का पवित्र गाय है। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना, पवित्र गाय तो वो कहाँ की पड़ती है, नेपाल की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। किस देश का राष्ट्रीय पशु कहाँ पवित्र गाय है, तो याद रखिए नेपाल का। आगे बढ़ेंगे। बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है। तो दोस्तों बॉटेनिकल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों ये पड़ता है आपका कलकत्ता में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 19 का सी ऑप्शन इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। बायोलॉजी के क्वेश्चन आपके शुरू हो जाते हैं। पौधों की आयु कैसे पता की जाती है। दोस्तों पौधे, यहाँ पौधे कहे या पेड़ कहे, ठीक है, इनकी आयु कैसे पता, तो याद रखना एनुलर रिंग हम काउंट करके या वलीय क्या वृद्धि वलीय को काउंट करके हम उसकी आयु का पता लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। पुष्प रहित पौधे
होते हैं, पुष्प रहित पौधे होते हैं। तो दोस्तों कौन से होते हैं वो हमारे, जल्दी आप बताएंगे कौन से हो रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए क्या करता हूँ, होमवर्क देता हूँ। और होमवर्क का मतलब है इस क्वेश्चन को आपको कहाँ डालना है, ये कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर आपको जरूर बता के चलना है कि इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 को लिए मैंने आपको होमवर्क दिया, देखते हैं कितने बच्चों को अब क्वेश्चन ये पता लगता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। बायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वे, बायोफाइट्स उभयचर कहलाते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं, तो दोस्तों वे जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं। क्या होते हैं, वे जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। कवक के अध्ययन को क्या कहलाते हैं, स्टडी ऑफ कवक क्या होती है दोस्तों, तो ये हमें पता है माइकोलॉजी। क्या होती है, माइकोलॉजी। ये भी आपको पता होना चाहिए। आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार ज़बरदस्त है, याद रखिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको रिवाइज करके जाइएगा, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा स्तनधारी उड़ सकता है। दोस्तों वो स्तनधारी वो होते हैं जो क्या करते हैं, सीधा बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि अंडों को। तो याद रखें वो हमारा कौन है, चमगादड़। चलिए आगे बढ़ेंगे। पक्षियों के अध्ययन को वो क्या कहा जाता है। दोस्तों ये हर जगह क्वेश्चन आपको आता है, चाहे तो रीजनिंग में, चाहे आपका ज्योग्राफी में, चाहे आपका किस बायोलॉजी में, ये क्वेश्चन आता ही आता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। होमो सैपियंस की सही परिभाषा क्या है। होमो सैपियंस का मतलब मनुष्य होता है, और मनुष्य का संबंध सीधा किससे होता है, मस्तिष्क से होता है। तो याद रखिए बुद्धिमान। तो इसका सही आंसर 26 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। दांत और हड्डियां ताकत और कठोरता किससे प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों वो होती है हमारी कैल्शियम। याद रखना, अगर आपका क्या होता है, कैल्शियम ही खत्म हो जाएगा। हालांकि इसका सही आंसर क्या होगा, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, क्योंकि दोनों मिलकर ही हमारा क्या करता है, हमारे दांतों को कठोर करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कैल्शियम होता है। याद रखना दांतों यानी मसूड़ों से जब आपका खून आता है तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी होती है। और विटामिन सी को हम क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये भी एक्सकॉर्बिक एसिड, हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक इसको हम कहते हैं। तो याद रखिए ये भी आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। नर एनाफ्लीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये करते हैं हमारे किसके, फूलों के मधु से, यानी कि फूलों पर बैठकर ये क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन, नर एनाफ्लीज। ठीक है, आगे स्कर्वी, अभी मैंने आपको बता के चला कि स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है। दोस्तों स्कर्वी होता है हमारा किसका, विटामिन सी। स्कर्वी का मतलब होता है दांतों से क्या होता है, मसूड़ों से आपके खून आना, वही स्कर्वी। याद रखें विटामिन सी की कमी से ये हमारा होने वाला होता है। विटामिन डी आपको पता है सबसे अच्छा इसका जो स्रोत होता है वो हमारा, इसका वैज्ञानिक नाम अगर हम बात करें कैल्सीफेरोल होता है। अगर यही बात करेंगे किसकी, ये सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, सनलाइट होती है, यह ध्यान रखना। ठीक है, विटामिन के की वजह से क्या होता है, आपका खून का थक्का नहीं जमता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम जो होता है टोकोपेरोल होता है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर विटामिन ई की कमी पड़ जाती है तो आपका मनुष्य के अंदर क्या बांझपन आना शुरू हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का सी आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन, अभी मैंने आपको सारे के सारे आपके जितने भी क्वेश्चन थे उनके सभी के मैंने क्या किया, आपको रासायनिक नाम बता के चला। ठीक है, तो वो सारे यहाँ से आपको देखने के लिए मिलने वाले। वैसा में घुलनशील कौन कौन सा होता है दोस्तों, याद रखना, एक तो हमारा कैल्सीफेरोल होता है, बिल्कुल सही बात है। वसा में कौन कौन से घुलते, पहले तो ये समझ लीजिएगा ए डी ई के। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और बीसी जो होते हैं वो हमारे किस में, पानी में घुलनशील होते हैं। तो इसका मैंने आपको बताया है, इसका क्या होता है, कैल्सीफेरोल होता है, कैरोटीन होता है, टोकोफेरोल होता है। तो ये भी मैंने आपको बता के, टोकोफेरोल किसका होता है, तो ई का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था आपको सारी चीज़ें, वो कौन कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है हमारा विटामिन के। बांझपन के लिए विटामिन ई बताया, हमारा जो है स्कर्वी के लिए विटामिन सी बताया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके बीच में है। निम्न में से 14 वर्ष की आयु
तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। दोस्तों याद रखना, कहा जाता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा बचपन का जो ग्रोथ होता है वो हमारे अच्छा होना चाहिए, इसीलिए बच्चे का क्या होता है, खाना पीना इन सभी का ध्यान विशेष रूप से रखा जाता है। तो बच्चा कहता है अगर वो अच्छे से हंस-फुस रहेगा, मस्तिष्क सही काम करेगा, तो बिल्कुल उसके लिए सबसे 100% जरूरी जो होती है वो होती है प्रोटीन। क्या होती है? प्रोटीन होने वाला होता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33। अब आपका यहाँ से शुरू होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो भी होता है, कहाँ से कितना कितना कि कहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। विश्व व्यापार संगठन बनाया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा हो जाता है कब बनाया गया था, तो ये था 1995 में। तो याद रखना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरीके से आपसे पूछता है। व्यापार संगठन, अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है दोस्तों, वो पड़ता है जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, इनमें से कौन सा संगठन सबसे पूर्व गठित हुआ था? दोस्तों अति महत्वपूर्ण स्टार लगाएगा, यहाँ से आपको किसी भी बहाने से एक क्वेश्चन मिलने वाला होता है। चलिए तो यहाँ से बात करेंगे। सबसे पहले ये पूछ रहा है कौन सा संगठन सबसे पहले, तो याद रखना जो आपका क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होता है। ये कब आता है? 1919 में। कब आता है? 1919 में। अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो याद रखना ये आता है 1948। कहाँ पड़ता है? 1948। बिल्कुल सही बात है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो ये आता है हमारा कब दोस्तों, तो ये आता है 1945 में। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। अगर हम बात करें खाद्य एवं कृषि संगठन, तो ये भी हमारा कब आया? 1945। तो दोस्तों अगर क्रम में लगाने के लिए आ जाता तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सही पूरे के पूरे आंसर दे दिया। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हमारा है दोस्तों वो कौन सा है? वो सही आंसर हमारा हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो सबसे पहले गठित किया गया था। तो यहाँ से 1919। चलिए आगे बढ़ेंगे। थर्म किसकी इकाई है दोस्तों? अब यहाँ से शुरू हो गया आपका फिजिक्स। ठीक है। तो थर्म किसकी इकाई है? मैं बिल्कुल सीरियल से लेकर आया हूँ, कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन कैसे अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। थर्म किसकी, यानी कि थर्मामीटर किसकी इकाई है? तो दोस्तों याद रखना ये होती है हमारी किसकी? उष्मा की। किसकी होती है? उष्मा की ये हमारी इकाई होती है। आगे बढ़ेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से किस धातु की उष्मीय चालकता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों वो होती है हमारी कौन सी? चांदी। कौन सी होती है? चांदी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे क्वेश्चन 37 आपके बीच में है। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होता है, फिर से पढ़िएगा, उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि भाप का ताप बहुत अधिक होता है। नहीं, गलत बात है। ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर गलत आ रहा है। दूसरा, भाप में वाष्प की जो गुप्त ऊष्मा होती है, बिल्कुल सही बात है कि जो आपका क्या होता है भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, इसीलिए क्या होता है, उबलता जल द्वारा जलने की तुलना में भाप में अधिक कष्टदायक होता है। तो दोस्तों 37 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बात करेंगे, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचे? दोस्तों वो पहुँचती है हमारी कितनी विकिरण द्वारा। तो याद रखना, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना लेती है? तो दोस्तों वो लेती है लगभग 500 सेकंड। कितनी होती है? 500 सेकंड। अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 8.16 मिनट इसका होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 38 का आपका सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। 39, निम्नलिखित में से ऊष्मा का कुचालक होता है। कुचालक मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या बिजली कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता है, तो उसका होता है हमारा लकड़ी। क्या होता है दोस्तों? वो होती है लकड़ी। बिल्कुल जितनी क्वेश्चन हो सकते हैं इतने अति महत्वपूर्ण आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। आज चल रहा है हमारा मैराथन, तो ध्यान रखिएगा। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीग्रेड के है, कितना होता है? यह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों वो हमारा कितने पर होता है? तो याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर होता है दोस्तों? तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, तापमान की एसआई इकाई क्या है? ये क्वेश्चन बार बार किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलने वाला होता है, तो ये भी आपको पता। तापमान की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? क्या होती है? जल्दी आप बताएंगे। केल्विन होती है, या जूल होती है,
या सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसकी जो हमारी क्या होती है, ये होती है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को। लोहे पर जंग का कारण होता है, याद रखिएगा, खुले में लोहा वातावरण में रख देंगे तो उस पर क्या होगा, जो ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है, लोहे पर जंग लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो दोस्तों याद रखना, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है संविधान की, क्योंकि इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा आता है, बच्चा समझ ही नहीं पाता। क्योंकि हमारे देश में जो राज्य करते थे वो ब्रिटिश किया करते थे, लेकिन समझ में नहीं आता कौन सा ऑप्शन है, तो इसलिए इसको बार बार रिपीट करके जाइएगा। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ये हुआ था यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आगे, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, और वो कौन थे? आर के षणमुखम चेट्टी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन थे दोस्तों, तो वो थे आर के षणमुखम चेट्टी। बिल्कुल सही बात है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ जी। अगर पूछे रेलवे के कौन थे मंत्री, कौन थे, तो याद रखना कौन थे, वो जॉन मथाई थे। आगे बढ़ेंगे। दोहरी, याद रखना दोस्तों, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? तो दोस्तों याद रखना, वो एक प्रकार से कैसी होती है, संसदीय सरकार होती है। और याद रखना, संसद के तीन क्या होते हैं, तीन अंग होते हैं। एक तो हमारे राज्यसभा, लोकसभा और फिर राष्ट्रपति। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में संसदीय, अगर हम यही आर्टिकल की बात करेंगे तो याद रखना संसद के लिए आता है आपका 79। ठीक है, और हमारे पास राज्यसभा के लिए कितना चला जाता है, 80 आर्टिकल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर 81 पूछे तो ये हमारे किसके लिए आ जाता है? तो दोस्तों याद रखना लोकसभा के लिए ये आ जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जितनी सारी चीज़ें थी मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करी दोस्तों। इसी तरीके से मैं हर जो है सुबह शाम क्लास लेकर आऊँगा। बस एक बार आपको रिविजन करना और एग्जाम हॉल में घुस जाना। आप देखेंगे इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय और ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपने एग्जाम दीजिएगा, अच्छे से अपनी प्रिपेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।